नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसे पिछले वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था ठोस अवस्था के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, आज उसकी कड़ी में हम चल रहे हैं विलयन के अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल किसकी दृष्टि से, परीक्षा की, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो छात्रों मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद मैं विद्युत रसायन और केमिकल काइनेटिक्स के भी अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा। छात्रों, विलयन जो लेशन सोल्यूशन है उनसे 5 प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं। कहाँ से आते हैं ज़रा ध्यान दीजिए। सांद्रता की विधियों से, जो सांद्रता निकालने की विधियां हैं उनसे आते हैं। राउट के नियम से आता है, हिमांक अवनमन से आते हैं, क्वथनांक उन्नयन से आते हैं और परासरण दाब से आते हैं। ठीक, ये अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं विलयनों के और इनसे संबंधित प्रश्न आपके न्यूमेरिकल के रूप में आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं छात्रों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विलयन के अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो तुम्हारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है मैंने जो एनालिसिस करके आपके लिए प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ मैं भी हो सकता है ये इसमें से ऐसे ही प्रश्न आ जाए या थोड़ा बहुत परिवर्तित होकर के आएगा। लेकिन अगर आप ये प्रश्न जो मैं कराने जा रहा हूँ और कर के जाओगे परीक्षाओं में तो निश्चित तौर पर आप 100% इनके सवाल आप वहाँ कैलकुलेशन करके आप आएंगे, उनको हल करके आप आएंगे। तो चलिए छात्रों चलते हैं, प्रश्न लिखते हैं, हल करते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। तो आइए छात्रों। हाँ छात्रों, चलिए अब चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। छात्रों, ये सांद्रता संबंधित ऐसे न्यूमेरिकल्स अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ। H2SO4 एक नमूना 94% किसमें वेट टू वॉल्यूम है, यानी H2SO4 का एक नमूना 94% वेट टू वॉल्यूम है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। या ऐसे ही प्रश्न कुछ अन्य घुमा करके भी आ सकते हैं छात्रों, ऐसे अक्सर प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको कैसे करना है, सेम तरीका अपनाना है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे हल करना है ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों को। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, हम पहले प्रश्न की सुनते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार है क्या, घनत्व तो दिया हुआ है, वॉल्यूम तो ये दिया हुआ है और तुम्हारा ये सब चीज़ें दी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्या है विलयन का घनत्व। प्रश्नानुसार क्या है, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व डी कितना दिया हुआ है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। अब जरा यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है। H2SO4 का नमूने का मतलब देखिए यहाँ पे छात्रों 94% H2SO4 का अर्थ है कि क्या अर्थ है कि 94 ग्राम H2SO4 क्या है छात्रों, यहाँ पर विलेय है। ले कितने 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में घुला हुआ है, घुला हुआ है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अर्थात विलयन का आयतन V कितना हो गया 100 ml। विलयन का आयतन कितना हो गया 100 ml हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए भाई, यहां पर उन्होंने ये दे रखा है परमाणु द्रव्यमानों की संख्या। तो इसके आधार पर हम H2SO4 का अणुभार निकाल लेते हैं। तो आज जाइए निकाल लेते हैं H2SO4 का अणुभार। अणुभार के लिए H2SO4 के लिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 होता है, H2SO4 2 प्लस 32 इसके सल्फर के हो जाएंगे 32 प्लस 16 × 64, 16 चक्कू 64 हो जाएगा। और ये मिलाकर के 98 ग्राम
छात्रों को निकालना क्या है, विलयन की मोललता निकालनी है। विलयन की मोललता, हमको विलयन की मोललता ज्ञात करनी है, ये निकालनी है छात्रों। तो चलिए, हमने काफ़ी छात्रों को पिछली बार दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसी शिकायत आ रही थी, इसलिए हमने काफ़ी दूर दूर बनाया है, मिटा करके इस तरह भी किनारे पढ़ा देंगे, समझ जाएंगे आप लोग। अब हमको करना क्या है, ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है, हम पहले सूत्र निकालेंगे। क्यों डेंसिटी की बात की गई है, तो पहले हम विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे और फिर हम मोललता निकालेंगे। तो चलिए हम पहले निकालते हैं। सूत्र क्या है, विलयन के घनत्व का, अब हल करने के परिप्रेक्ष्य में चल रहे हैं तो लिखते हैं विलयन का घनत्व। सूत्र विलयन का घनत्व क्या कहता है, विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, तो विलयन का द्रव्यमान कितना है छात्रों, ये तो हमको निकालना है। अब विलयन का आयतन, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये विलयन का आयतन है V, और विलयन का घनत्व भी दिया हुआ है, हमको विलयन का द्रव्यमान निकाल लेना है। तो चलिए हम इधर आते हैं, विलयन का द्रव्यमान निकाल लेते हैं छात्रों। विलयन का द्रव्यमान, इस सूत्र से हम पहले विलयन का द्रव्यमान निकाल लेंगे। विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहीं पर अगर यहाँ पर हम इसको D कर देते, D, ये विलयन का आयतन V हो जाता, तो क्या हो जाएगा, D गुणे V, भाई डेंसिटी गुणे आयतन हो जाएगा। और D कितना हुआ, दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और V कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको गुणा कर लेंगे। तो 1.84 गुणे 100 ml, तो ये जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 184 ग्राम, अर्थात हमारा विलयन का द्रव्यमान निकल गया इतना। और छात्रों, विलयन का द्रव्यमान जो होता है वो विलेय और विलायक का द्रव्यमान का योग होता है। तो हमको विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, विलयन के द्रव्यमान से विलेय के द्रव्यमान को घटाना पड़ेगा। तो हम पहले विलयन, अब क्या करते हैं, विलायक का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। विलायक का द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान का क्या करते हैं, विलयन के द्रव्यमान से विलेय के द्रव्यमान को घटा दिया जाता है। तो डायरेक्ट हम छात्रों यहाँ पर कर दे रहे हैं 184, ये तुम्हारा है विलयन का द्रव्यमान, और घटा देंगे इसके विलायक के द्रव्यमान जो तुम्हारा ये देखिए दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान जो तुम्हारा दिया हुआ है 94, तो यानी 94 ग्राम। तो ये तुम्हारा हो जाएगा छात्रों 90 ग्राम। इसका मतलब है विलायक का द्रव्यमान कितना है, 90 ग्राम है। अब हम मोललता का सूत्र डालेंगे। चलिए छात्रों, यहीं पर इसको हम इधर शुरू कर लेते हैं, इसके पश्चात यहाँ पर आ जाइएगा। मोललता बराबर मोललता का बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, H2SO4 में तो यहीं लिख देंगे, H2SO4 के मोलों की संख्या बटे क्या होगा, विलायक किलोग्राम में, विलायक किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। विलेय के मोलों की संख्या के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार। तो हम डायरेक्ट डाल दे रहे हैं, ज़्यादा उसमें करने की जरूरत है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का यानी H2SO4 का द्रव्यमान बटे H2SO4 का अणुभार। तो विलेय का द्रव्यमान जो तुम्हारा है वो ये दिया हुआ है, जो हमने यहाँ पर डाला था, देखिए घटाया था विलेय का द्रव्यमान। तो ये तुम्हारा 94 बटे अणुभार कितना है, मोल निकालने के लिए ये 98। तो ये मोल हो गए तुम्हारे, ये मोलों की संख्या है। विलायक किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान आया कितना है, 90 ग्राम आया है। हाँ, विलायक का द्रव्यमान 90 ग्राम आया, तो 90 ग्राम को आप किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। छात्रों समझ लीजिए यहीं पर। अब तुम्हारा ये जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या वैल्यू आएगी,
वैल्यू आएगी छात्रों 096 बटे इसको बता देगा 009। अब इसको जब हल दे दोगे 10 गुणे 10.66 वैल्यू इसकी 666 मोल प्रति किलोग्राम, ये तुम्हारी मोललता हो जाएगी छात्रों। तो इस प्रकार ये तुम्हारा आंसर छात्रों निकल आएगा। अब इस मोललता को हम लिख सकते हैं नीचे, अतः H2SO4 की मोललता 10.66 मोल प्रति किलोग्राम है, किलोग्राम। ये इसका आंसर हो जाएगा लास्ट में छात्रों। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के सवालों को अच्छे से कर सकते हैं छात्रों। ठीक, तो चलिए अब छात्रों अब आपको हम बताते हैं नेक्स्ट सवाल किस प्रकार के देते हैं, वो राउल्ट के नियम से बताते हैं, इसको मिटाते हैं, चलते हैं आगे। हाँ छात्रों, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के न्यूमेरिकल्स की जो राउल्ट के नियम से संबंधित हैं और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। चलिए एक उदाहरण दे रहे हैं छात्रों, जिसे लिखा है हमने प्रश्न लिखा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअवघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है, जबकि बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है। तो हमको राउल्ट के नियम को फॉलो करते हुए इसको लगाना है छात्रों, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करना है। चलिए आइए हम हल करते हैं इसको और किस तरीके से लगना है। प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, हमने पहले ही बताया था कि इसको इस तरीके से ध्यान रखना है। प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार छात्रों हम यहाँ पर जो भी टर्म यूज करेंगे वो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के आधार पर करेंगे। जो एनसीईआरटी की बुकों में दिया गया है उस टर्म को और ये ध्यान रखिए, विलायक को एनसीईआरटी ने सदैव 1 से इंडिकेट किया है, विलेय पदार्थों को 2। जहाँ पर जैसे W2 लिखा है तो इसका मतलब है विलेय का द्रव्यमान, और W1 लिखा है तो मतलब है विलायक का द्रव्यमान। ऐसे M1 लिखा है तो इसका मतलब है मोलर द्रव्यमान है विलायक का, और M2 लिखा है तो इसका मतलब है मोलर द्रव्यमान है यानी अणुभार है विलेय का। तो 1 विलायक को माना गया है, 2 विलेय को माना गया है। हम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के हो गया है, अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे छात्रों। तो चलिए हम चलते हैं इसके अनुसार, लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखा है शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। शुद्ध बेंजीन वैसे P0 से इंडिकेट किया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी बुकों में P01 से इंडिकेट किया गया है शुद्ध वाष्प दाब को। ये है 0.850 बार। अब हम जब इतने ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनभट्ट को 39 ग्राम बेंजीन में घोल देते हैं तब प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है। प्राप्त विलयन के वाष्प दाब को P1 से इंडिकेट किया गया है, जबकि अन्य बुकों में PS से इंडिकेट किया गया है 0.845 बार। ठीक छात्रों, अब देखिए 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अर्थात ये विलेय है। तो विलेय को हमने अभी कहा क्या, विलेय का द्रव्यमान किससे इंडिकेट किया जाता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान सदैव W2 से इंडिकेट किया जाता है इसमें। तो ये कितना है 0.5 ग्राम। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ठोसों को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, अर्थात ये विलायक का द्रव्यमान है। तो विलायक है बेंजीन तुम्हारा, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कितना हुआ है, दिया हुआ है इसमें। विलायक का द्रव्यमान को हम W1 से इंडिकेट करेंगे, और ये है 39.0 ग्राम यानी 39 ग्राम। बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, बेंजीन का यानी विलायक का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, विलायक का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को अणुभार भी कहा जाता है। इसे हम कैपिटल M1 से इंडिकेट करते हैं, विलायक को M1 से इंडिकेट करेंगे। ठीक, 78 ग्राम प्रति मोल छात्रों इसके इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है।
उसके पश्चात हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है ठोस का मोलर द्रव्यमान अर्थात विलेय का मोलर द्रव्यमान हमको निकालना है। विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यानी M2 हमको निकालना है। तो चलिए छात्रों, अब इन सब चीज़ों वालों को हम राउल्ट के नियम से देखते हैं। तो नीचे लिखेंगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम क्या है, P01 माइनस P1 बटे P10 बराबर N2 बटे N1 प्लस N2। NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं छात्रों। N2 है विलेय के मोलों की संख्या, जबकि N1 है विलायक के मोलों की संख्या। अब ये वैल्यू विलायक के मोलों के समकक्ष ही होती है, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं मालूम छात्रों तो इस तरीके से आप उपयोग कर लेना, उसको आराम से आपका निकल जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे वही तरीके से N2 बटे N1, क्योंकि ये संख्या लगभग बहुत कम होती है N2, तो हम विलायक के परिवेश में से N1 के ही वैल्यू के परिवेश में मान लेते हैं। अब इसको फार्मूला डाल दीजिए, अगर मोलों की संख्या के लिए क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या के लिए क्या हो जाएगा, W2 बटे M2, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है तो W1 बटे M1। इसको जब आप करोगे इधर तरीके से तो ये हो जाएगा W2 बटे W1, और ये ऊपर चला जाएगा ये M1 बटे कैपिटल M2 नीचे आ जाएगा। तो ये तुम्हें फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। इस फार्मूले से आगे हम यहाँ पर आते हैं छात्रों, इस साइड में सदैव इसी तरीके से हम कर ही रहे हैं हर बार। तो चलिए इधर आते हैं। अब उपरोक्त वैल्यूओं को इसमें डालने पर हम डायरेक्ट डाल देते हैं छात्रों, अब इसमें समझने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ डाल दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं जाएँ, उपरोक्त मानों को सूत्र में रखने पर सूत्र क्या है, यही है। तो P10 का मान दिया हुआ है यहाँ पर 0.850 माइनस 0.845, ये इसका मान दिया हुआ है यहाँ पर, बटे 0.850 बराबर W2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, W2 का मान है 0.5, और M1 का मान तुमको क्या करना है, ये तो दिया हुआ है 78 बटे M2 का मान निकालना है। W1 का मान तुम्हारा दिया हुआ है 39 ग्राम, और M2 का मान तुमको तो निकालना ही है। तो इसको 2 से काट दोगे, 2 बार चला जाएगा छात्रों, ठीक। और इसकी गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 यानी 1 आ जाएगा। इसको भाग कर लो इधर साइड में, घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 0.05, इसको घट जाएगी 5, हाँ ठीक, बटे 0.850 बराबर 1 बटे M2 आ जाएगा। तो जब ऊपर करोगे तो M2 का मान इस तरीके से हो जाएगा, यानी इसको हम अगर दशमलव हटा देते हैं तो इस तरीके 850 बटे 5, तो इसको भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और बचेगा 3, 5 7 35, यानी M2 का मान छात्रों प्राप्त हो जाएगा 170। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, आगे लिख सकते हैं नीचे, अतः ठोस का जो लिखा है मोलर द्रव्यमान 170 ग्राम प्रति मोल है, ठीक छात्रों, 170 ग्राम प्रति मोल है, ये वैल्यू तुम्हारी प्राप्त हो गई। इस तरीके से ये सवाल भी छात्रों लग जाएंगे आराम से, पर पेशेंस बना कर रखें, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आराम से ऐसे हो सकता है यही भी आ जाए, ध्यान रखिएगा छात्रों, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो चलिए मिटाते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आइए छात्रों, अब बात कर लेते हैं क्वथनांक उन्नयन से संबंधित सवालों को। इस प्रकार के सवाल अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में छात्र आते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन से मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ढूंढा है, खोजा है आपके लिए, बनाया है मैंने, और हो सकता है मे बी ये भी आ सकता है, अगर दूसरा भी आएगा तो ऐसे ही आएंगे छात्रों। अगर आप इसे हल करना सीख लोगे
तो वो भी कर करके ही आओगे छात्रों। आएंगे तो 100% न्यूमेरिकल्स, जितने मैं बता रहा हूँ इनमें से न्यूमेरिकल्स 100% हमको मिलेंगे इसी प्रकार के वहाँ पर। तो इसलिए बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए और समझिए इस प्रकार के किस तरीके से आपको करना है। अब जो कि पाठ्यक्रम आपका एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी टर्मों का ही प्रयोग आप करिए वहाँ पर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा छात्रों। ठीक, तो चलिए हम इसे हल करते हैं और आप इधर हल करने में लिखेंगे हल करना। अब फिर बात करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न के अनुसार आप देख लीजिए क्या लिखा है। एक अवाष्पशील पदार्थ 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 सेंटीग्रेड वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। ये प्रश्न है छात्रों। तो हम प्रश्नानुसार चलते हैं। अब इसमें देखिए विलेय पदार्थ अर्थात अवाष्पशील जो पदार्थ है ये विलेय पदार्थ होता है और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है इतना, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। इसको किससे इंडिकेट करेंगे छात्रों? W2 से। ये एनसीईआरटी के हिसाब से जो 2 लगाया जा रहा है 2 वो सब विलेय के लिए है, 1 लगाया जाए वो विलायक के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो विलेय का द्रव्यमान M2 कितना है, W2 कितना है 2.5 ग्राम है। विलायक का द्रव्यमान कितना है ये भी दिया हुआ, देखिए विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान यानी W1 ये भी दिया हुआ है, 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। क्वथनांक में वृद्धि यानी क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ है तो डेल्टा टी भी इसे बोलते हैं डेल्टा टी बी माने बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी भी कितना दिया हुआ है 0.4 सेंटीग्रेड दिया हुआ है। बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक भी दिया हुआ है के बी दिया हुआ है। मोलल उन्नयन स्थिरांक को के बी कहते हैं 2.67। नीचे हम कभी ऊपर लिख लेते हैं 2.67 ये भी दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या है, पदार्थ के अणुभार की हमको गणना करना है, अर्थात विलेय का अणुभार निकालना है। अणुभार मतलब मोलर द्रव्यमान, अणुभार को किससे इंडिकेट किया जाएगा यहाँ M2 से, क्यों विलेय पदार्थ है। अब हमको यहाँ पर निकालना, इतनी वैल्यू तो प्राप्त हो गई। सूत्र क्या है, हम इसको सूत्र का प्रयोग करेंगे किसका, क्वथनांक उन्नयन के सूत्र से। क्वथनांक डायरेक्ट लिखो ज़्यादा उसमें, क्वथनांक उन्नयन के सूत्र से। क्वथनांक उन्नयन का सूत्र क्या है, सूत्र है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोललता। इसे स्मॉल m से इंडिकेट किया जाता है मोललता को। मोललता कैसे निकाली जाएगी जरा देखो, के बी मोललता होती है विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक किलोग्राम में। तो विलेय की मोलों की संख्या को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यानी विलेय की मोलों की संख्या कितनी W2 है और इसी का अणुभार अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा W2 बटे M2 डिवाइडेशन में क्या हो जाएगा विलायक का ये W1 बटे 1000, यानी विलायक का द्रव्यमान जो है वो किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। मोललता का यही सूत्र होता है। ये मोलों की संख्या हो जाएगी, ये विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है, क्योंकि विलायक का द्रव्यमान यहाँ ग्राम में है तो इसे 1000 से भाग दे देंगे तो किलोग्राम में हो जाएगा। और ये तुम्हारा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, ये विलेय पदार्थ का अणुभार है जो हमको ज्ञात करना है। तो ओवरऑल आप आगे आ जाओगे, सूत्र क्या बन जाएगा डेल्टा। अगर सूत्र आपको डायरेक्ट नहीं मालूम है तो ऐसे कर सकते हो छात्रों, इसलिए हमने ये बता दिया है। वैसे डायरेक्ट सूत्र लिख दोगे तब भी तुम आराम से कर सकते हो। W2 बटे W1, अब ये 1000 ऊपर चलाया जाएगा और नीचे आ जाएगा M2 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर आगे ले चलते हैं छात्रों, इस साइड में आ जाइए। यहाँ जब आ जाएंगे तो हम M2 को निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। M2 हमको निकालना है। M2 बराबर क्या हो जाएगा KB गुणे W2 गुणे 1000
बटे W1 गुणे डेल्टा टी। इसमें वो सभी मान रख देंगे। KB का मान कितना दिया है 2.67, W2 का मान कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम 1000 बटे W1 का कितना मान दिया हुआ है 100, डेल्टा TB का मान कितना दिया हुआ है ये 0.4। अब इनको सबको आप डाल दीजिए, इसको देख लीजिए यहीं पर क्या हो जाएगा, ये 100 है, ये कट जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक। और इसको अगर काटना चाहो तो यहाँ से ये भी कट जाएगा, हम लोग के परिप्रेक्ष्य में कट जाएगा। तो ये तुम्हारी वैल्यू हो जाएगा 2.67 गुणे 200। अब इसकी अगर गुणा कराना चाहो तो गुणा भी हो जाएगी 250 बटे 4, ठीक छात्रों। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो इसकी गुणा जब कितनी आ जाएगी छात्रों, आ जाएगी 667.5 बटे 4। इसको जब आप भाग दे दोगे तब आपका आ जाएगा 166.87 क्या है मोल, ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, क्यों ग्राम प्रति मोल। ये आपका M2 का मान छात्रों निकल आएगा, अर्थात विलेय पदार्थ का अणुभार या मोलर द्रव्यमान निकल आएगा। हम नीचे लिख सकते हैं, अतः पदार्थ का अणुभार 166.877 है। चलो इसे लिख सकते हैं, ठीक छात्रों। तो इस प्रकार से सवाल आप आराम से लगा सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, किसके हिमांक अवनमन से संबंधित सवाल। हाँ छात्रों, चलते हैं अब इस प्रकार के न्यूमेरिकल हिमांक अवनमन से संबंधित। हिमांक अवनमन से संबंधित भी कई प्रकार के न्यूमेरिकल्स छात्रों आते हैं, जिसमें से एक मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, जो है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी जो फार्मूला दिया है उसका, को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। विलयन के हिमांक का अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो चलिए छात्रों, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ध्यान रखिए, जो फार्मूला आपको बता रहे हैं वो कॉमन फार्मूला है, वही फार्मूला, अर्थात जो डेल्टा TB या डेल्टा TF, KF या KB गुणे मोललता, ये कॉमन फार्मूला है, इतना याद कर लीजिए। आपको आराम से इस प्रकार के सवाल छात्रों लगा लेंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। क्या करना है, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। पहले प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न लिखा है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 60 ग्राम, अर्थात विलेय का द्रव्यमान जो है, विलेय का द्रव्यमान यानी W2 कितना ग्राम दिया हुआ है 45 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान यानी W1 ये कितना दिया हुआ है 600 ग्राम। अब देखिए, जल के लिए KF का मान यहां दिया हुआ है, यानी मोलल अवनमन स्थिरांक से बोलते हैं, और उसमें मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है जब क्वथनांक में बात करते हैं। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है, KF बराबर 1.186 केल्विन, या इसे ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे ही लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ ध्यान देखिए, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर द्रव्यमान नहीं दिया है, वो हम निकाल लेंगे यहाँ पर, यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार मोलर द्रव्यमान, यानी इसे कहते हैं कैपिटल M2। क्या है, इससे निकालेंगे C2H6O2 से। कैसे निकालेंगे, आ जाइए, 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32। तो आप जब इसे आप जोड़ोगे तो ये 30 यानी 62। तो आपका 62 इसका विलेय का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। निकालना क्या है हमको, विलयन का हिमांक का अवनमन, अर्थात डेल्टा TF निकालना है, यानी हिमांक का अवनमन
ऐसे लिख सकते हैं, विलयन के हिमांक का अनुमान, हिमांक का अवनमन या हिमांक अवनमन भी कह सकते हैं, अवनमन यानी कमी, डेल्टा टी बी एफ निकालना है और विलयन का हिमांक निकालना है, यानी विलयन कितने पे फ्रीज हो रहा है, विलयन का हिमांक, ये दो चीज़ें निकालनी हैं छात्रों। तो सबसे पहले फार्मूले से हम इसको निकालेंगे। तो क्या है, जो डायरेक्ट लिख लेते हैं, हिमांक अवनमन के सूत्र से, हिमांक अवनमन के सूत्र से, सूत्र क्या है छात्रों उसका सूत्र है, जानते ही हो, इसको नहीं जानते तो याद कर लीजिए छात्रों, ये बराबर के एफ गुणे मोललता, मोललता को स्मॉल एम से इंडिकेट की प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ अगर वही चीज़ डाल लोगे, के एफ, ये एफ है छात्रों मोललता के लिए मोलों की संख्या अर्थात W2 बट्टे M2 बट्टे, और विलय किलोग्राम में होना चाहिए तो W1 बट्टे 1000, विलायक किलोग्राम में होना चाहिए, 1000 से इसको भाग दे दोगे तो ये तुम्हारा जो आ जाएगा, ये वैल्यू आपको सभी ऐड कर देनी है यहाँ। तो क्या वैल्यू हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे W2 बट्टे W1 और 1000 ऊपर चला जाएगा और बट्टे कैपिटल M2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से आगे छात्रों इधर चलते हैं, आ जाइए। उपरोक्त सूत्र में या मानों को ऐसे लिख सकते हैं, मानों को उपरोक्त सूत्र में रखने पर, उपरोक्त सूत्र में रखने पर अब इसमें सभी मान डाल दीजिए आप। तो डेल्टा टी एफ बराबर, डेल्टा टी एफ, के एफ का मान कितना दिया हुआ है 1.86 गुणे W2 का मान कितना दिया हुआ 45 गुणे 1000 बटे W1 का मान कितना दिया हुआ है 600 बटे M2 का मान तुम्हारा कहाँ पर दिया हुआ है, वो देखो 62 दिया हुआ है। अब छात्रों क्या करिए, यहाँ पर देख लीजिए, 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो अगर ये कट जाएंगे, 2 जीरो ये कट जाएंगे, कर गया। इसके पश्चात छात्रों इसको आप देख दीजिए, यहाँ से कट जाएगा 6 दशमलव 3 18 6 31 और इसकी अगर 10 से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3.1 गुणे 45 बटे 62। अब जरा इसके आगे आ जाइए, इसमें क्या आगे होगा, इसको गुणा कर लीजिए छात्रों, 139.5 बटे 62 और जब इसको भाग दे दोगे छात्रों तो क्या आ जाएगा 2.25 के, अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट में कमी तुम्हारी कितनी है, इतनी है। ये तो ये तुम्हारा मान तो निकल आया ये वाला। अब हमको विलयन का हिमांक ज्ञात करना है छात्रों, तो ये तुम्हारा हो गया डेल्टा टी एफ, ये क्या है हिमांक का अवनमन, यानी हिमांक अवनमन इसे कह सकते हैं, हिमांक अवनमन, ये हिमांक अवनमन है। हमको निकालना है कि विलयन का हिमांक, तो विलयन का हिमांक जो होता है विलायक के हिमांक से हम इसको घटा देंगे, का हिमांक, विलयन का हिमांक, विलायक तुम्हारा कौन है जल, और जल कितने पर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसका केल्विन में अगर निकालोगे तो क्या होता है 273.15 केल्विन होता है इसका हिमांक जल का। तो इससे आप घटा देंगे 273.15 माइनस 2.25 के घटाओगे तो इसको घटा दीजिए जरा, तो घटाने के पश्चात क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा 9,270 आ जाएगा लगा, तो 509 केल्विन आ जाएगा। ये छात्रों केल्विन में मान है। अगर सेंटीग्रेड में मान कह दिया जाए तो वही हिमांक का अनुमान हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, 0 माइनस अगर 2.25 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यानी
-2.25 सेंटीग्रेड पर फ्रीज होगा। अगर ये सेंटीग्रेड में पूछा जाता है, फिलहाल ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर वाले को लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। केल्विन में ये ज़्यादा बेटर है। अगर वो सेंटीग्रेड में कहा जाए कितना हिमांक है तो माइनस वही हो जाएगा, -2.0 पर फ्रीज होता है वाटर, तो जब वो माइनस में घट जाएगा तो -2.25 सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाएगा ये विलयन जो प्राप्त हुआ है हमारा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी छात्रों आते हैं। अब एक प्रकार की और संभावना है परासरण से संबंधित, कैसे प्रश्न आते हैं, चलिए उसके पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, इसे मिटाते हैं छात्रों। अब बात कर लेते हैं परासरण दाब से संबंधित न्यूमेरिकल्स की। परासरण दाब से संबंधित न्यूमेरिकल्स बहुत कम ही छात्रों आते हैं, लेकिन अगर आता है तो बहुत कठिन नहीं आएगा, इस तरीके से ही आएगा। मैंने आपके लिए समझ करके इस न्यूमेरिकल को रखा है, तो चलिए हम बताते हैं किस तरीके से इनको हल करना है। परासरण दाब का फार्मूला वही फार्मूला है जो आइडियल गैस फार्मूला है, PV = nRT। वहाँ P गैस का दाब है तो यहाँ पर विलयन का परासरण दाब हो जाएगा। बाकी सब फार्मूला वही ध्यान रखिए, वही सब चीज़ें वैल्यू हैं, इसे ऐड कर लोगे अपने आप निकल आएगा। तो चलिए हम बता देते हैं इसको हल कैसे करोगे। हमने प्रश्न लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज अणुभार दिया हुआ है को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, इसका परासरण दाब क्या है। ऐसा ही प्रश्न आएगा, इससे ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आएगा। तो परासरण दाब इसको कैसे आप हल करेंगे, चलिए छात्रों हम बात करते हैं इसके हल। प्रश्नानुसार लिखेंगे आप, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है इसके अनुसार सुनेंगे। विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा W2, ये कितना हुआ है 0.45 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है छात्रों, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान नहीं छात्रों, विलायक गलत, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन कितना दिया हुआ छात्रों, विलायक का आयतन ये विलयन का आयतन भी होगा छात्रों, वही चीज़ है, इसलिए इसको हम विलयन के आयतन के परिप्रेक्ष्य में ही लेंगे। 250 ml यानी 0.25 लीटर, ये इतना हो गया। ये हो गई ग्लूकोज। विलेय का मौल द्रव्यमान क्या है, विलेय का अणुभार क्या है, अणुभार क्या है विलेय का, यानी अणुभार को हम M2 कैपिटल M2 से इंडिकेट करेंगे। 180 ये भी दिया हुआ है। ताप तुम्हारा दिया हुआ है, विलयन का ताप यानी ताप कितना हुआ है, दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब है 273 केल्विन। ठीक छात्रों, इसका मतलब होता है जो गैस स्थिरांक, यानी ये हम इसे विलयन स्थिरांक भी छात्रों बोलते हैं। यहाँ पर विलयन के परिप्रेक्ष्य में से ये विलयन स्थिरांक कहा जाता है, गैस वाले फार्मूले से गैस स्थिरांक कहा जाता है। यहाँ आर से ही इसे NCERT बुक में भी इंडिकेट किया गया है, लेकिन कुछ अन्य बुकों में इसे S से इंडिकेट किया गया है। इसका मान दिया हुआ है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल, ये दिया हुआ है। अब आपका क्या रह गया है, ताप दिए निकल आया, ये भी विलय का द्रव्यमान ml आयतन। निकालना क्या है तुमको, परासरण दाब निकालना है। विलयन का परासरण दाब, यानी इसे पाई से इंडिकेट किया जाता है, ये हमें निकालना है। तो विलयन का परासरण दाब का सूत्र क्या होता है छात्रों, वही जो हमको हमने बताया, तो निकाल लीजिए। यहाँ पर विलयन का परासरण दाब बराबर विलयन का परासरण दाब परासरण दाब पाई बराबर क्या होता है nRT/V हो जाएगा। हम इसको खोल लेंगे, तो ये खोल लोगे छात्रों तो ये n का मान के स्थान पर क्या हो जाएगा, W2 हम M2 कर देंगे, R और T और ये V नीचे आ जाएगा, V नीचे है ही। इन मानों को, उपरोक्त मानों को इसमें रखने पर, जब उपरोक्त मान हम इसमें रख देंगे तो क्या होगा छात्रों, चला ये यहाँ पर W2 का मान डाल लीजिए 0.45 उन्हें R के कितना मान दिया हुआ है, R का मान यहाँ पर दिया हुआ है 0.0821
221। टी का मान 273 होता है, 73 है यहाँ पर। M2 का मान तुम्हारा दिया हुआ है 180 और तुम्हारा V का मान दिया है 0.25 लीटर, यहाँ पर दशमलव थोड़ा बड़ा 25 लीटर। छात्रों एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसको काट भी सकते हो, यहाँ इधर आ जाइए, हम इसको थोड़ा और इधर साइड में ले चलते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसकी गुणा, इन दोनों की गुणा 22.4 होती, थोड़ा मालूम भी होना चाहिए छात्रों। 22.4 होती जो 1 मोल गैस का आयतन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हम इसको आगे सरलीकृत जब करेंगे तो पाई बराबर यानी परासरण दाब बराबर 0.45 गुणे 22.4 बटे 180.0.25। इसको काट देंगे, दशमलव कट जाएंगे, ठीक। और ये 45 चक्कू क्या हो जाएंगे, 45 चक्कू 180 होते हैं, ठीक। अब इसको जब गुणा कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ नीचे सरलीकृत कर लीजिए 22.4 बटे 25 चक्कू 100। तो ये जब भाग दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.224 वायुमंडल, अर्थात परासरण दाब तुम्हारा ये हो जाएगा, परासरण दाब पाई, ये तुम्हारा हो जाएगा छात्रों परासरण दाब 0.224 वायुमंडल। इस तरीके से कोई भी प्रश्न छात्रों आता है तो जितने मैंने प्रश्न बताए हैं इन सभी प्रश्नों को आप देखेंगे, देखने के पश्चात आपके विलयन से संबंधित कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। मैंने हर प्रकार के प्रश्नों को आपके विवेक को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे ही प्रश्न लाए थे और इसी प्रकार के ही प्रश्न वहाँ पर आएंगे। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है लेकिन उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी फार्मूले इसी तरीके से ही लगेंगे तो ज़रूर आप सफल होंगे छात्रों। आप करने में वहाँ पर आराम से अच्छे से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। छात्रों हमारा पढ़ाने का ढंग कैसा लगा आपको? यदि आपको हमारे पढ़ाने से संतुष्ट हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। अब छात्रों मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसके, वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए। और आप सभी छात्रों को मेरी से पुनः शुभकामनाएं, आपके पेपर्स अच्छे हों और भविष्य में आप अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचें, यही मेरी आप सभी छात्रों को शुभकामनाएं हैं। चलिए छात्रों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।